नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और वक्त है लाख टके की बात का। और मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर उन्होंने तंज कसा और कई सवाल उठाए। सत्यपाल मलिक ने दावा किया है कि देश विनाश की तरफ जा रहा है और फर्जी मुद्दों के जरिए हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश हो रही है। सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि लोगों को गैर जरूरी मुद्दे छोड़कर महंगाई, बेरोजगारी जैसे सवालों पर चर्चा करनी चाहिए। हमारा देश विनाश की तरफ जा रहा है। देश में ना महंगाई पे बहस हो रही है, ना देश में बेरोजगारी पे बहस हो रही है। नौजवान सड़कों पे मारा फेर रहा, उस पर बहस नहीं हो रही, और बहस उन सवालों पे हो रही जिनका कोई मतलब नहीं। तो मैं तो ये कहूँगा दोनों वर्गों से, हिंदू और मुसलमान दोनों से, कि ये 40 सवाल हैं जिन पे आपको लड़ा रहे हैं, इन पे मत लड़ो, इकट्ठे रहो और पेट के और रोजी के जो सवाल हैं उन पे लड़ो। द न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। देवरिया में छेड़खानी के आरोपी प्राचार्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवरिया पुलिस ने गिरफ्तारी की है। आरोपी राजेश भारती को सरकारी कमरे पर लड़कियों को बुलाता था, ये आरोप इस पर लगे। और आरोप है कि कॉलेज की लड़कियों से छेड़छाड़ का यह आरोप है। और अब न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है और प्रचार को गिरफ्तार किया जा चुका है। और एक वीडियो भी सामने आया था। एक लड़की को आप जिस आवाज से निकलते हुए देख रहे हैं इस वीडियो में, ये वीडियो उसी आरोपी राजेश भारती का बताया जा रहा है, ये आवाज। और ये भी आरोप है कि कॉलेज की लड़कियों को जबरदस्ती ये अपने घर पर बुलाता था। इस पूरे प्रकरण को मैंने उच्चाधिकारियों के समक्ष रखा, शासन के समक्ष रखा। तत्काल कार्रवाई करते हुए उनको पद से हटा दिया गया है। बहुत उच्च स्तरीय जांच हो रही है। इस प्रकरण में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनप्रतिनिधि होने के नाते भी और समाज का व्यक्ति होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है कि जो छात्राएं हैं, जो माताएं बहनें हैं, उनकी सुरक्षा के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ न हो। और इस वक्त हमारे साथ देवरिया सदर से विधायक शलभ मणि त्रिपाठी जी मौजूद हैं फोन लाइन पर। शलभ जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और आपके ही कहने पर, आपके ही इस मामले को उजागर करने पर कार्रवाई हुई और आरोपी प्राचार्य अब शिकंजे में हैं। आप तक ये मसला पहुंचा कैसे था? देखिए, पिछले दिनों एक कार्यक्रम के सिलसिले में इस विद्यालय में गया हुआ था, कॉलेज में गया था, और उसी दरमियान कुछ छात्राएं मुझसे मिली। उन्होंने कहा कि यहाँ पर इस तरह की चीज हो रही है जो कि बहुत ही गैर वाजिब है। उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं और जिसमें जिम्मेदार लोग शामिल हैं। मैंने वहीं से जो शासन के कुछ स्तर पर बैठे लोग थे उनको अवगत कराया कॉलेज से ही। उनसे ये कहा कि तत्काल इस प्रकरण की जांच की जाए, बहुत ही गंभीर प्रकरण है। छात्राओं ने मौखिक तौर पर शिकायत की थी, लेकिन मैंने कहा आप टीम भेजकर तत्काल इसकी शिकायत की जांच कराइए। और उसी दिन टीम आई, क्षेत्रीय स्तर पर टीम आकर जांच की, और टीम ने यह पाया कि नहीं, जो आरोप लगाए गए उसमें बहुत हद तक बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको सार्वजनिक तौर पर कहा भी नहीं जा सकता। बहुत गलत तरीके से वहां पर चीजें हो रही थी। उसी के आधार पर तत्काल जो प्राचार्य थे उनको पद से हटाया गया। और मैंने कहा कि नहीं, इसमें पुलिस की भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बेहद गंभीर प्रकरण है। इसमें छात्राओं के जीवन की बात है और ये बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है, उसकी छवि भी धूमिल हुई है। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शलभ मणि जी, मामला बहुत गंभीर है। आपने भी संवेदना दिखाते हुए तुरंत उसमें एक्शन लेने के निर्देश दिए। वीडियो भी सामने आया जिसमें एक छात्रा आवाज से निकलती हुई दिख रही है। क्या ये वीडियो बाद में बनाया गया या छात्राओं ने पहले बनवाया था आपसे मिलने से पहले? मुझे जब ये छात्राएं मिली थी तब उन्होंने ये वीडियो दिखाया था। इसी वीडियो के आधार पर ही मैंने शासन के स्तर पर जानकारी दी और ये कहा कि इनके पास बहुत सारे प्रमाण है, उनका परीक्षण होना चाहिए। और ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है। एक बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज जो छात्राओं के लिए डेडिकेटेड है, वहां पर अगर इस तरह की चीज हो रही है तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और मैंने कहा कि इसमें प्रशासनिक कार्रवाई भी होनी चाहिए और जो बाकी जो विभागीय कार्रवाई होती है वह भी होनी चाहिए। तो विभागीय कार्रवाई करते हुए तत्काल उनको पद से हटा दिया गया था। आज प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी जो लोग इसमें शामिल हैं, जो लोग इसमें सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। धन्यवाद शलभ जी इस वक्त हमसे बात करने के लिए। और इसी तरीके से किसी भी तरह की अगर कहीं कोई परेशानी किसी लड़की को, किसी छात्रा को होती है तो तुरंत में उसमें एक्शन की जरूरत है।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ज्ञान व्यापी मस्जिद की बात कर लेते हैं। ज्ञान व्यापी विवाद में अब नया मोड़ आ गया है जब श्रृंगार गौरी मंदिर पक्ष की मुख्यवादी राकेश सिंह ने अपना मुकदमा वापस लेने का ऐलान कर दिया। बहुत मुमकिन है कि सोमवार को यानी कि कल राकेश सिंह अपना मुकदमा वापस ले लेंगी और इस खबर के सामने आने के बाद बाकी की 4 वादी महिलाओं ने मीटिंग बुलाई, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो मुकदमा जारी रखेंगी, इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ती रहेंगी और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगी। राकेश सिंह के अचानक यू टर्न लेने को लेकर उन्हें कुछ पता नहीं है। वहीं ज्ञान व्यापी मस्जिद में 2 दिन तक सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया है। कल एडवोकेट कमिश्नर से जुड़े मामले में भी सुनवाई होनी है। साथ में मिलकर लड़ेंगे। हम चारों यहाँ बनारस की हैं, सब लोग हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे। हम लोग मुकदमा वापस नहीं लेंगे। राकेश सिंह अगर वापस लेते तो उसका कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, हम लोग तो लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग कुछ भी हो जाए हम लोग सामना तो करवे करेंगे। हम लोग तो साथ में रहेंगे, हम लोग चारों लोग साथ में रहेंगे। कुछ भी हो जाए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। 9 तारीख तो न्यायालय में जो उन्होंने कमिश्नर वापस करने के लिए, आप विश्वास के लिए कमिश्नर चेंज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, उस पर मेरी आपत्ति रहेगी। और जब हम लोग कल गए तो कल जाने के बाद कमीशन कार्रवाई में जो प्रशासन विश्वनाथ मंदिर के में रह रहे हैं वो लोगों ने कोई सहयोग नहीं किया, जिससे हम लोग ब्रैकेटिंग अंदर नहीं जा पाए। तो आज नया मोड़ आ गया। राकेश सिंह ने ये ऐलान कर दिया, जबकि वो मुख्यवादी हैं, उन्होंने ऐलान किया कि वो केस वापस ले रही हैं, आगे इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, जिसके बाद हलचल बढ़ गई। हालांकि बाकी की 4 वादी महिलाओं ने ये साफ कर दिया कि आगे वो लड़ाई लड़ती रहेंगी। वकील ने भी कहा कि वो अपनी पैरवी आगे इस मामले में जारी रखेंगे और एक महिला के एक वादी के वापस ले लेने से इस पूरे केस पर, कानूनी प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और आज क्या क्या हुआ चांदनी बता देते हैं जरा। बिल्कुल, तो आज ज्ञान व्यापी केस में एक नया मोड़ जो आया है वो भी आपको बताते हैं कि मंदिर पक्ष की मुख्यवादी मुकदमा वापस देंगी, संभवतः कल वो वापस देंगी। तो एक नया मोड़ जो है वो देखने को मिल रहा है। राकेश सिंह कल मुकदमा वापस ले लेंगे। अब सवाल है कि क्या इसका कोई असर पड़ेगा इस पूरे केस पर? तो इस पूरे केस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। राकेश सिंह कल मुकदमा वापस लेंगी। मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की जो याचिका उन्होंने लगाई थी वो वापस लेंगी, लेकिन बाकी की 4 महिलाएं इस लड़ाई को लड़ती रहेंगी। बिल्कुल, 18 अप्रैल 2021 में कोर्ट में ये याचिका डाली गई थी, लेकिन जिस तरीके से 2 दिन जो रहा उसमें सर्वे भी नहीं हो पाया, वीडियोग्राफी भी नहीं हो पाई। राकेश सिंह समेत 5 महिलाएं हैं मंदिर पक्ष की वादी, लेकिन इसमें से राखी सिंह ऐसी हैं जो कल केस वापस ले लेंगी। बाकी 4 महिला अपने रुख पर कायम है। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई को, इस जंग को वो लड़ती रहेंगी। उन्हें अधिकार चाहिए कि श्रृंगार गौरी की वो पूजा अर्चना कर सके। तो ये है ज्ञान व्यापी केस में जो आज ट्विस्ट आया है। पूरा मसला क्या है ये भी आपको बता देते हैं, दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए कि मंदिर पक्ष की ओर से कौन कौन। राकेश सिंह जो मुख्यवादी जिन्होंने मुकदमा वापस लेने का ऐलान किया है। दूसरे नंबर पर हैं, आपको दूसरा नाम बता दें, लक्ष्मी देवी जिन्होंने कहा कि वो मुकदमा जारी रखेंगे। बिल्कुल, और इसी के बाद अगर बात करें तो रेखा पाठक है जो मुकदमा जिनका जारी रहेगा, क्योंकि ये भी है इन नामों में से। वहीं सीता साहू, इनका भी मुकदमा जो है वो जारी रहेगा। और ये हम वो बता रहे कि कौन कौन से पक्षकार हैं जो मंदिर पक्ष मंजू व्यास वो भी ज्ञानवापी मंदिर पक्ष की ओर से, श्रृंगार गौरी के पक्ष की ओर से वादी हैं, चौथी महिला, और ये भी अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। अब तक क्या क्या हुआ है इस मामले में ये भी आपको दिखा देते हैं। 6 मई को मस्जिद का सर्वे शुरू हुआ था। 3 बजे सर्वे की टीम पहुंची थी, सर्वे की शुरुआत हुई। लगभग 4 घंटे मस्जिद के अंदर सर्वे हुआ, परिसर के अंदर हुआ, लेकिन बैरिकेटिंग के अंदर सर्वे की टीम नहीं गई थी। 7 मई को दोबारा पहुंची थी लोग। बिल्कुल, और 6 मई को मस्जिद के बाहर लोगों का हंगामा देखने को मिला था, विरोध देखने को मिला था, जिसके से सर्वे पूरा नहीं हो पाया। 7 मई को भी मस्जिद के सर्वे के लिए टीम तो पहुंची थी, लेकिन मुस्लिम पक्षकार की तरफ से मेनका वहां पर कई सारे लोग थे, जो प्रशासन भी वहां मौजूद थी, लेकिन सहयोग नहीं कर पाई थी इसका। बिल्कुल, 7 मई को भी सर्वे को लेकर विरोध हुआ। विरोध इतना ज्यादा हुआ कि सर्वे हो नहीं पाया, बैरिकेटिंग के अंदर टीम दाखिल नहीं हो पाई। शनिवार को भी वीडियोग्राफी सर्वे का काम नहीं हो पाया और पक्ष की ओर से, वादी पक्ष की ओर से प्रशासन पर भी आरोप लगाए गए हैं। बिल्कुल, और बैरिकेटिंग का सर्वे टीम को रोका गया था क्योंकि मुस्लिम पक्षकार वहां पर मौजूद थे और लगातार वो विरोध कर रहे थे, क्योंकि कोर्ट कमिश्नर को लेकर कल सुनवाई भी होनी है मेनका, और सर्वे टीम को अंदर जाने से रोका गया था। टीम तो पहुंच चुकी थी मेनका, लेकिन वहां पर अंदर सर्वे नहीं कर पाई, वीडियोग्राफी भी। और मुस्लिम पक्ष ने एडवोकेट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए एक याचिका दाखिल की है। उस याचिका पर भी
कल यानी कि सोमवार को ही सुनवाई होनी है। 9 मई को सुनवाई होनी है इस मामले पर। अब सारा दारोमदार अदालत पर है। कल देखना होगा कि अदालत के अंदर, कोर्ट के अंदर क्या होता है। और अब बात यहां पर कर लेते हैं ताजमहल को लेकर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की गई है। याचिका में पुरातत्व विभाग से ताजमहल परिसर के अंदर 20 से अधिक कमरों के दरवाजे खोलने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में सरकार को एक तथ्य खोज समिति गठित करने की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि 4 मंजिला इमारत के ऊपरी और निचले हिस्से में 22 कमरे हैं। दावा किया जा रहा है कि बंद कमरों में भगवान शिव का मंदिर है। जो लगाई है ताजमहल के जो 22 कमरों का विवाद है, वो विवाद का निस्तारण हो, क्योंकि उसी 22 कमरों के पीछे सारा विवाद है। हिंदू पक्ष कहता है कि उसके नीचे मूर्तियां हैं, मुस्लिम कहते हैं कि इबादत गाह है। इस तरीके के विवाद भारत अब नहीं झेल सकता। हिंदू मुस्लिम बहुत हुआ, अब इन सबसे हट के आपको विकास की तरफ सोचना होगा। इसलिए मैंने माननीय न्यायालय से मांग की है कि उन 22 कमरों को खोल के उसके अंदर जो भी चीजें हैं एक बार सार्वजनिक कर दीजिए, क्योंकि वो विवाद की संभावना जो है वो खत्म हो जाए सदा के लिए। अब हिंदू मुस्लिम और इन चीजों से ऊपर निकलना चाहता है और कोई दूसरी वजह नहीं। और इस याचिका में है क्या, ये भी आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर क्या मांग की गई है, क्या डिमांड की गई। ये ताजमहल आप देख रहे हैं और ताजमहल के 20 कमरे खोले जाएं, ये डिमांड याचिका में रखी गई है। और इसके साथ ही तथ्य खोज समिति गठित की जाएगी, जिसमें जो 20 कमरे खोलने की मांग की जा रही है उसमें फिर आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। ताजमहल में छिपे शिलालेखों की तलाश की जाए, ये डिमांड भी की गई है। इनका कहना है कि यहाँ शिव मंदिर है जो बंद कमरे हैं उसके अंदर, और ताजमहल के अंदर एक पुराना शिव मंदिर है। इसको लेकर लगातार बार बार बातें की जा रही हैं कि उन कमरों को खोला जाए। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं, तेजो महल है। बिल्कुल, और यही डिमांड रखी गई है याचिका लगाकर कि कई इतिहासकारों ने मंदिर होने का समर्थन किया है, तो इस विवाद को खत्म कर देते हैं, एक सर्वे करा लेते हैं, तथ्यों को खोज लेते हैं। ये डिमांड, इसी डिमांड के साथ याचिका लगाई गई है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात यहाँ पर करते हैं। पुलिस की वर्दी को लोग बड़े ही सम्मान के साथ देखते हैं और इसे पाने के लिए भी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कुछ नटवर लाल ऐसे हुए हैं जो धोखाधड़ी के जरिए पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। और ऐसे ही 12 नटवर लाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में 18 ऐसे धोखेबाज पकड़े गए हैं जिन्होंने हाईटेक टेक्नोलॉजी के जरिए ऑनलाइन परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया, लेकिन विभाग का सिस्टम उनकी कोशिश पर भारी साबित हुआ है और वो पकड़े गए। ये रिपोर्ट देखिए आप। वर्दी का राव भला किसे नहीं भाता। युवा इसे हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये नौजवान जो तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं वो हाईटेक नटवर लाल हैं, जो धोखाधड़ी करके दारोगा बनना चाहते थे। दरअसल यूपीएसआई भर्ती के लिए ऑनलाइन एग्जाम हुआ और इन लोगों ने धोखाधड़ी करने की ठान ली, वो भी कुछ अलग तरीके से। अब सुनिए इन्होंने क्या किया। दरअसल जब ये परीक्षा देने सेंटर पर अपने सिस्टम पर बैठे तो इन्होंने VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए अपना IP एड्रेस ऐसे शख्स को भेजा जो सवालों का जवाब सही जानता था। फिर दूसरी जगह बैठे शख्स का पूरा कंट्रोल परीक्षा देने वाले सिस्टम पर हो गया। फिर क्या, चंद मिनटों में सवालों के सटीक जवाब दे डाले गए। एक कंप्यूटर स्क्रीन पर इन अभ्यर्थियों के पास 160 सवाल आते थे जिन्हें 2 घंटे में हल करना होता था, लेकिन ये सभी गिरफ्तार अभ्यर्थी पहले 1 घंटे में मात्र 2 या 3 सवाल ही हल करते हैं और आखिरी के कुछ मिनटों में ये 160 में से 150 सवाल हल कर लेते हैं। एक आरोपी प्रतीक चौधरी जो गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, उसके 160 में से 158 सवाल सही थे और मात्र 1 मिनट में उसने गणित के 30 सवाल हल किए थे। फिजिकल वेरिफिकेशन से इनकी धांधली का खुलासा हुआ। पुलिस ने आज 12 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर सवाल देख रहे थे और कंप्यूटर सेंटर जहां पर यह ऑनलाइन परीक्षा आयोजित हो रही थी वो बिक चुका था। जिस स्क्रीन पर आप परीक्षा दे रहे थे वो स्क्रीन असल में कोई और ही ऑपरेट कर रहा था और
1 घंटा बीतने के बाद जब ऑपरेट करने वाले शख्स के पास भी सही जवाब पहुंच जाते हैं तो चंद मिनटों में ही सारे सही जवाब अभ्यर्थी अपने सिस्टम पर देता है और ऑनलाइन परीक्षा को पास कर लेता है। तो शनिवार को 6 धोखेबाजों को गिरफ्तार किया था। यानी कानून तोड़कर दरोगा बनने की हसरत रखने वाले खुद अब सलाखों के पीछे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस की परीक्षा हुई थी पिछले साल, जो कि 12 नवंबर 2021 से 2 दिसंबर 2021 तक चली थी। इसका जब एनालिसिस किया गया एग्जाम का तो इसमें 6 लोगों के नाम आए हैं जिन्होंने इलीगल और अनफेयर मींस का यूज किया इस परीक्षा में। और पुलिस अब उन लोगों की तलाश में है जो इन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी कराने में मदद करते थे। जाहिर है इंसान ख्वाब को पाने में कुछ ऐसा कर जाता है जो करियर छोड़िए जिंदगी पर भारी पड़ जाता है। और ऐसा ही सपना देखने वाले 18 युवा सलाखों के पीछे हैं और पुलिस इस गुनाह के सूत्रधारों की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये दारोगा बनना चाहते थे लेकिन चोरी से अब पकड़े गए। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए और आगे भी खबरें जारी हैं। इस न्यूज